धरती का स्वर्ग जो पाठ है, यह पाठ प्रथम वर्ष के द्वितीय सत्र के छात्रों के लिए है और जो कि विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित पाठ है। सबसे पहले हम विष्णु प्रभाकर जी का परिचय देंगे। विष्णु प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मीरनपुर नामक ग्राम में सन 1912 में हुआ था। उनकी बीए तथा प्रभाकर तक की शिक्षा पंजाब में हुई। सबसे पहले उन्होंने पंजाब में ही एक सरकारी कार्यालय में नौकरी की। कुछ समय के बाद आकाशवाणी दिल्ली केंद्र में नाटक विभाग के एक अधिकारी के रूप में भी उन्होंने काम किया। कुछ वर्षों के बाद आकाशवाणी से निकलकर स्वतंत्र लेखन में संलग्न हो गए। विष्णु प्रभाकर ने साहित्य की विभिन्न विधाओं में सफलतापूर्वक रचनाएं की है। आदि और अंत संघर्ष के बाद उनकी कहानी संग्रह है। ढलती रात और स्वप्नमयी उनके उपन्यास है। नवभारत उनका प्रसिद्ध नाटक है। डॉक्टर तथा प्रकाश और परछाइयाँ उनके प्रसिद्ध एकांकी है। उनका जो नाट्य साहित्य है, रंगमंच, रेडियो, दूरदर्शन आदि के द्वारा प्रदर्शित तथा प्रसारित हुआ है। विष्णु प्रभाकर जीवनी लेखक भी है। बंगला कथाकार शरद चंद्र के जीवन की प्रमुख घटनाओं पर जो उन्होंने जीवनी लिखी है, अर्थात बंगाल कथाकार शरद चंद्र के जीवन की प्रमुख घटनाओं पर आधारित उनकी जो आत्मकथात्मक जीवनी आवारा मसीहा प्रसिद्ध रचना है। इस रचना पर उन्हें सन 1993 में साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार मिला। अमर रहिए भगत सिंह तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल जीवनी साहित्य हैं। जाने अनजाने कुछ शब्द कुछ रेखाएं यादों की तीर्थ यात्रा संस्मरण साहित्य है। जमुना गंगा के नहर में ज्योतिपुंज हिमालय अभियान और यात्राएं यात्रा वृत्त है। जन समाज और संस्कृति और क्या खोया क्या पाया निबंध संग्रह है। उनकी साहित्य सेवा को ध्यान में रखते हुए समय समय पर कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सन 1955 में राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार और सन 2004 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से गौरवान्वित किया। विष्णु प्रभाकर गांधीवादी लेखक है। उनके साहित्य में यथार्थ तथा आदर्श का सुंदर समन्वय हुआ है। सामाजिक कुरीतियों पर उन्होंने तीखा प्रहार किया है। उनका निधन सन 2009 अप्रैल 11 में हुआ है। प्रस्तुत पाठ धरती का स्वर्ग में लेखक ने भारत की धरती का स्वर्ग कश्मीर का सुंदर वर्णन किया है। वहाँ के पर्वत, पेड़, झील आदि प्राकृतिक शोभा का प्रभावशाली तथा मनोहारी चित्रण उन्होंने किया है। इस यात्रा वर्णन में लेखक का कश्मीर के प्रति प्रेम दिखाई देता है। यह एक यात्रा वृत्तांत है और इस यात्रा वर्णन में कश्मीर के प्रति जो है लेखक का प्रेम दिखाई देता है। उनके शब्दों में कश्मीर के सौंदर्य को यथावत प्रस्तुत करने का अद्भुत कौशल है। यात्रा वृत्तांत शुरू होता है। वो कहते हैं, अभी अभी उस भूस्वर्ग से लौटा हूँ। सहसा एक घटना की याद हो आई है। कई वर्ष पूर्व विश्व का भ्रमण करने वाले एक जर्मन पर्यटक से मेरी भेंट हो गई थी। वह जर्मन पर्यटक 44 वर्ष से निरंतर घूम रहे थे। शरीर उसका वृद्ध हो आया था। आंखों की ज्योति क्षीण हो चली थी, लेकिन क्षीण नहीं हो रहा था उनका उत्साह। लेखक ने अर्थात मैंने उनसे कहा, मैंने यानी कि लेखक ने, आंखों की ज्योति इसी तरह क्षीण होती रही तो आपकी यात्रा आप समाप्त हो जाएगी। दृढ़ स्वर में उस वृद्ध पर्यटक ने उत्तर दिया, यदि मेरी यात्रा रुक गई तो मैं निश्चय ही अंधा होऊंगा। घूमते रहने से मेरी आंखें ठीक रही है। नई नई चीज़ें देखता हूँ तो ज्योति जैसे लौट आती है। उस दिन नहीं समझा था, लेकिन आज निश्चय ही कह सकता हूँ कि वह सत्य कह रहे थे। यदि वे महाशय भूस्वर्ग कश्मीर की यात्रा कर सके होंगे तो निश्चय ही उनके नेत्रों की ज्योति सदा के लिए लौट आई ही होगी। राज तरंगिणी के कवि ने लिखा है कि तीनों लोकों में रत्नों को पैदा करने वाली धरती सबसे सुंदर है। उसके उत्तर दिशा में कुबेर का लोक है। उसे अधिक सुंदर गिरिराज हिमाचल है। हिमाचल से भी अधिक सुंदर है उसकी गोद में बसा हुआ देश कश्मीर। यहाँ की हरित वासना धरती हर क्षण इंद्रधनुष के रंगों से आंख मिचौनी खेला करती है। ऊपर हिमशिखर
धवल हास्य भी करते हैं। नीचे आंगन में मोती के समान जल वाली कल कल निनाद करती सरिताएं और कमल वनों से ढकी नीलवर्णी झीलें खिलवाड़ करती है और रजत वर्ण निर्झर सदा हंसते ही रहते हैं। इस घाटी में दीर्घजीवी पवित्र चिनार की पूजा होती है। सफ़ेद चीड़, देवदार, विलो, अखरोट और बादाम के वृक्ष हवा के हिंडोले में झूले झूला करते हैं। केसर की सुरभि, शाली की महक और फूलों की सुगंध हर क्षण मनुष्य का मन लुभाया करती है। किसी दिन यहाँ मेघदूत की यक्षबालाएँ और किन्नर कुमारियाँ अपने नुपुरों की ध्वनि से देवताओं के दिलों में हिलोरे पैदा करती थी। यही कालिदास, मम्मट, सोमदेव और क्षेमेंद्र ने, लल्लेश्वरी और मजहूर ने काव्य की प्रेरणा पाई है। यही नीलकंठ शंकर का निवास स्थान है। सचमुच यह पृथ्वी का नंदन कानन है। इस प्रदेश में जाने को किसका मन न करता होगा। फिर सैर के शौकीन व्यक्तियों की तो बात ही क्या। जहांगीर ने मृत्यु से पूर्व अंतिम बार यही शब्द कहे थे, कश्मीर और कुछ नहीं। डल झील में अपने हाउस बोट अलजीरा में बैठा हुआ मैं यही सब सोच रहा हूँ और देख रहा हूँ कि धीरे धीरे प्रभात की अरुणिमा पहाड़ियों पर से होकर घाटी में उतरती आ रही है। दाहिनी ओर के शिखरों पर मेघ इस प्रकार लेटे हैं मानो प्रेमी और प्रेमिका रात की खुमारी के बाद भी अलग न होना चाहते हो। ठीक सामने के शिखर पर शंकराचार्य मानो इस घाटी के प्रहरी हो। सहसा दो बतखें तैरती हुई आई और दाहिनी ओर सूखी जमीन पर शांत होकर बैठ गई। देख रहा हूँ वे कई दिन से इसी प्रकार आती है और शांत होकर बैठ जाती है। कभी कभी कमलवन के बीच तैरती हुई ये श्वेत बतखें ऐसी लगती है जैसे कमल पुष्पों को सूर्य का संदेश दे रही हो। तभी इधर उधर से शिकारे लेकर कश्मीरी नारियाँ अपने काम पर निकल पड़ती है। चारों ओर खेत ही खेत देखता हूँ और देखता हूँ उनमें काम करती हुई उन नारियों को। और ये नारियाँ ही क्यों, कश्मीरी किशोर भी शिकारों पर बैठे झील के वृक्ष पर बहे जा रहे हैं। कमल वनों में रक्तवर्ण कमल सिर ऊंचा किए खड़े हैं। झील के वृक्ष पर शिकारों में बहते ये किशोर और किशोरियाँ भी कुछ कुछ उन रक्त कमलों जैसे लग रहे हैं। व्यापारी भी है जो शिकारों पर माल सजाकर नाव नाव में जाकर बेचते हो। प्रकाश बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ वातावरण में भीनी भीनी गूंज उभरती है। दूर किनारे पर आवागमन शुरू हो जाता है और सवेरे की धूप पहाड़ियों पर चमक उठती है मानो मुस्कुराकर उन्हें बधाई दे रही हो। झील में पड़ता हुआ उनका प्रतिबिंब घाटी के सौंदर्य को निखार देता है। आकाश के विस्तार में यहाँ वहाँ चपल मेघ शावक निकल पड़े हैं। उनकी परछाइयाँ झील को और भी मादक कर देती है। तभी पीछे से आकर अब्दुल्ला कहता है, चाय पी लीजिए साहब। चाय पीते पीते मुझे अपने मित्र की याद आ जाती है। रूस में कहीं एक झील के किनारे हम खड़े थे। तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरी वह छोटी सी झील दर्पण सी सुंदर थी। मित्र बोले, कहीं देखी है ऐसी सुंदर झील? मैंने आश्चर्य से 1 मिनट उनकी ओर देखा और कहा, क्यों, कश्मीर गए हो कभी? देखी है वहाँ की झीलें, डल, वुलर, नगीन, आचार, मानसलब, गंधारबल, शेषनाग, कौसरनाग, अफरावत, होकरसर। मैं बोलता चला जा रहा था और वे मेरे मुंह की ओर देख रहे थे। चेहरे पर एक रंग आता था, एक जाता था। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मुझे कश्मीर जाने का अवसर नहीं मिला। मैंने उत्तर दिया, तब तुम निश्चय ही अब आगे हो। एक बार अवश्य कश्मीर जाओ, कम से कम झीलें देखने के लिए ही। सोचते सोचते मुझे हंसी आ गई। हम लोगों की यह विशेषता हो गई है कि विदेशों में जाकर अति उत्साह में अपने देश की निंदा करते हैं। मैं स्विट्जरलैंड नहीं गया, पर एक साहित्यिक बंधु ने कहीं लिखा है, स्विस दृश्य को देखकर उसका अतिशय सौंदर्य मन में सजू सा जमता नहीं है। कुछ ऐसे जान पड़ता है कि एक रंगीन चित्र देख रहे हैं। इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु कश्मीर के संबंध में यह निश्चय से कहा जा सकता है कि वह रंगीन चित्र मात्र नहीं है, सचमुच सजीव है। उसको हम जी सकते हैं, भोग सकते हैं। 5 मील लंबी और 2 मील चौड़ी इस डल को ही देखता हूँ, जीवन से जैसे उमड़ी पड़ती है। इनमें कमल मुस्कुराते हैं और कुमुदिनी लजाती है। इसके तैरते उपवन नावघर सैलानी को अचरज से भर देते हैं और रात को जब असंख्य प्रकाश दीप इसमें झांकते हैं तो नंदन कानन की छवि नयनों में उठती है। फौलाद भी पंखुड़ियों की तरह रोमांचित हो आता है। चाय न जाने कब की समाप्त हो गई। हमें नगिन पहुंचना है। नगिन जो नाना खेलों के लिए प्रसिद्ध है, जो छोटी सी स्वच्छ जल की झील है जिसमें युवक युवतियां तैरते हैं, नाव खेते हैं। मैं आत्मविस्मृत सा कहीं का कहीं पहुंच जाता हूँ। उस दिन संध्या हो आई थी। नगिन के तट पर क्लब में कश्मीर का लोक संगीत मुखरित हो रहा था, पर मैं देख रहा था नगिन के जल को जो संगीत की मधुर ध्वनि से स्तब्ध हो रहा था। कभी कोई रोमानी युवक या युवती नाव लेकर आते, मादकता से खिलखिलाते, तब जैसे उनकी आत्मा की तरह वह भी प्रेम की सिहरन से तरल हो उठती। सहसा एक मित्र बोल उठे थे, मैं मानसलब गया था, क्या गरिमा है उसकी। चारों ओर ऊंचे धवल शिखर राजसी मुद्रा में खड़े हैं।
मानो उसकी स्वच्छता और सुंदरता को निहार रहे हो। छू न सकते हो कि कहीं वह मैली न हो जाए। वह सबसे गहरी है। उसका हरित नील जल उसे अद्भुत सौंदर्य प्रदान करता है। सूर्यास्त की फोटोग्राफी के लिए वह आदर्श है। उसका सूर्यास्त प्रकृति को स्तब्ध कर देता है। मैंने भी मानसलभ को देखा है, फिर भी मैं उस वर्णन से गदगद हो उठता हूँ और उसी क्षण मुझे शेषनाग की याद हो आती है। लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर उस हरित वर्णी झील में जब ब्रह्मा विष्णु महेश नामधारी 3 धवल शिखर झांकते हैं तो पृथ्वी और अंबर दोनों मचल मचल उठते हैं। मैं उसे देखता ही रह गया था। सोच रहा था वर्षा के अधिकांश भाग में ठंडे बर्फ के नीचे यहाँ अपने रूप को कैसे संजोए रखती है, और वह पवित्र गंधारबल भी तो इतनी ही ऊंचाई पर हरमुख की ढलानों पर स्थित है, और सबसे बड़ी पहाड़ी झील कौसरनाग भी इतनी ही ऊंचाई पर है। उसमें बर्फ़ के तौदे तैरते रहते हैं और वहाँ ऋतु के अनुसार रंग बदलती है। मैं तैयार हो रहा हूँ और इन परिचित झीलों के चित्र आंखों में उभर रहे हैं। मुझे उलर की याद आती है, जो एशिया में सबसे लंबी ताज़ा पानी की झील है। 15.5 मील और 5 मील के विस्तार में फैला हुआ उसका हरा भरा जल मन को गरिमा से भर देता है। ऊपर शिखर पर चढ़कर देर तक बैठा देखता रहा था। संध्या धीरे धीरे उतर रही थी और हरितिमा का रंग और भी गहरा हो रहा था। सामने थी वेदकालीन प्रसिद्ध नदी वितस्ता, जो बेरीनाग से निकलकर धीर मंथर गति से घाटी को सींचती हुई उसे रूप देती है। वह कश्मीर का प्राण है। वही विशेषता उलर में आत्मसमर्पण कर रही है। कहीं उफात नहीं है और मिलन की उत्तेजना भी नहीं। पर जब दूसरे किनारे से निकलकर वह आगे बढ़ती है तो जैसे उलर का संसर्ग उसे गति से भर देता है। वह मचल उठती है। किशोरी एक रात में युवती ही हो गई है। अब्दुल्ला मुस्कुराकर कहता है, शिकारा कभी का आ गया साहब, जाइए ना, किनारे पर आपके साथी राह देखते होंगे, आप तो कहीं खो गए हैं। मैं जैसे सिहर उठता हूँ, फिर मुस्कुराकर शीघ्रता से शिकारे में जा बैठता हूँ, जो धीरे धीरे डल पर तैरता हुआ किनारे की ओर बढ़ चलता है। आसपास और शिकारे हैं, उनमें किशोरियाँ हैं, बालक है जो सलाम करते हैं और मेरा उत्तर सुनकर हंस देते हैं। लगता है मानो झील खिलखिला पड़ी हो। मैं मन ही मन उन मित्रों को पुकारता हूँ, आओ भाई आओ, 2 क्षण की शांति के लिए ही यहाँ आकर देखो। ये झीलें तुम्हें संजीवनी से भर देंगी। संजीवनी ही संघर्ष की शक्ति है। झीलों से दृष्टि उठाओगे तो उपवन मृदु मधुर स्वर में तुम्हें पुकारेंगे। झरनों का संगीत तुम्हें आकर्षित करेगा और गिरिशिखर और स्तब्ध कर देने वाली चारागाहें। सच तो यह है कि कश्मीर के कोने कोने में सौंदर्य बिखरा पड़ा है और सौंदर्य ने विद्रोह कर दिया है। इस प्रकार जो है धरती का स्वर्ग इस पाठ में विष्णु प्रभाकर हमको कश्मीर के सौंदर्य का चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।